गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज कनेक्टिव टिश्यू पे हम लोग डिस्कशन पिछले लेक्चर में किए थे और इसमें हम लोगों ने बात किया था टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पर। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे शरीर का निर्माण 4 प्रकार के टिश्यू से हुआ है। देयर आर 4 काइंड ऑफ टिश्यूज़ दैट फॉर्म आवर बॉडी। हमारे शरीर में शरीर का निर्माण करने के लिए 4 प्रकार के टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं और ये 4 प्रकार के टिश्यूज़ के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। इनमें से पहला टिश्यू था एपिथेलियल टिश्यू, जिस पर बात कर लिया है। दूसरा टिश्यू था कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी हमने शुरुआत कर दिया है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने आपको बताया है कि ऐसे टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, हमारे शरीर के पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ऐसे टिश्यूज़ का नाम क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 चीज़ों से मिलकर ये बना होता है। ये कौन कौन से होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है, ये 3 हैं। इनमें से पहली है सेल्स, दूसरी है फाइबर्स और तीसरे होते हैं मैट्रिक्स। इन 3 चीज़ों से मिल करके कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है। तो जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं या न्यू हैं या पिछला लेक्चर छूट गया है, तो उनकी जानकारी के लिए कुछ चीज़ों के बारे में आप जान लीजिए कि कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे शरीर के पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं और ये 3 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। ठीक, हमने आपको बताया है कि कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। इनमें से एक कनेक्टिव टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं उसको, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन और तीसरा होता है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। हम चर्चा इस समय कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पर कर रहे हैं और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 3 कंपोनेंट्स हैं, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। इनमें इस समय हम चर्चा सेल्स पर कर रहे हैं कि कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का निर्माण करती हैं। ठीक, हमने आपको लिस्ट बनवा दिया था कि 7 टाइप की कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाई जाने वाली सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, और इन सेल्स के नाम क्या क्या हैं। मैंने आपको पहली सेल का नाम बताया था फिब्रोब्लास्ट, बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये पहली सेल है जिसका नाम फिब्रोब्लास्ट है। फिब्रोब्लास्ट, फिब्रो स्टैंड्स फॉर फाइबर्स। ये फाइबर्स जो होते हैं दीज आर रॉड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, और ये प्रोटीन के बने हुए धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कौन होते हैं? दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। बात समझ रहे हैं? आवाज़ मिल रही मेरी? आर यू गेटिंग माई वॉइस? आवाज मिल रही? आ गई है? ठीक है। तो बात कर रहे थे कि ये जो फिब्रोब्लास्ट होती हैं, फिब्रो स्टैंड्स फॉर फाइबर्स। ये फाइबर्स जो होते हैं दीज आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन के बने होते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर। और ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग, मतलब कि ये निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर रहे होते हैं? दीज फॉर्म द फाइबर्स। और ये लार्जेस्ट सेल होती है, सबसे बड़ी सेल होती है कनेक्टिव टिश्यू में, और ये मैट्रिक्स का सेक्रेशन करती है और फाइबर का निर्माण करती है। राइट। दूसरी सेल हमने आपको पिछले लेक्चर में अपने बताया था कि ये प्लाज्मा सेल्स होती हैं। प्लाज्मा सेल का मेन फंक्शन होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल इज टू फॉर्म द एंटीबॉडीज़। क्या काम है इनका? इनका काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना। कौन? प्लाज्मा सेल्स। क्या काम करती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं। आजकल एंटीबॉडी पर चर्चा खूब हो रही है, इम्यूनिटी की चर्चा खूब हो रही है कि जिसके शरीर के अंदर एंटीजन वायरस, कोरोना वायरस के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन गया है, कोरोना वायरस उसका कुछ नहीं कर पाएगा। पढ़ रहे हैं ना आजकल, अक्सर आप न्यूज़पेपर में सुनते हैं इनके शरीर में एंटीबॉडी बन गया है। तो बेटा ये जो एंटीबॉडी बनता है ना, ये इसका काम कौन करता है? ये काम है प्लाज्मा सेल्स का। ये प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं, ये हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके मॉडिफिकेशन से ये बनते हैं। ये किससे बनते हैं? ये कनेक्टिव, ये क्या नाम है, लिम्फोसाइट्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं प्लाज्मा सेल्स। और काम इनका क्या होता है? इनका काम होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना। इनकी बनावट कैसी होती है? तो इनके न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे बैलगाड़ी का पहिया हो।
इसीलिए इनको हम कार्ट व्हील सेल के नाम से भी जानते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज द कार्ट व्हील सेल। यहाँ लिखा हुआ है ये जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं इनका मेन फंक्शन है एंटीबॉडी बनाना। इनको कार्ट व्हील सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी न्यूक्लियस में क्रोमैटिन थ्रेड का अरेंजमेंट ही ऐसा होता है कि देखने में लगता है जैसे कि मोटरसाइकिल का एलॉय व्हील हो। अब इसको हम बैलगाड़ी से तुलना इसकी कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए इसको कार्ट व्हील सेल कहा जाता है। इनको हम क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये लिम्फोसाइट से मॉडिफाई होकर बनते हैं। तो इनका जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो होता है, जो जेनेटिक सिस्टम होता है, वो लिम्फोसाइट्स के लगभग मैच करता है। ठीक, ये पिछले लेक्चर की दोनों सेल्स थी। 7 प्रकार की सेल्स कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पाई जाती हैं। 2 के बारे में इस पर बोर्ड पर लिखा हुआ है और तीसरा हम समझाने जा रहे हैं। राइट, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि आपको आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्ट आप लाइव क्लास में ख़राब नेटवर्क में बैठे हैं या आपका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बात हम कर रहे हैं। अब अगली सेल, हमने आपको 7 कोशिकाओं के बारे में बताया था। 2 सेल्स ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड हियर, द फिब्रोब्लास्ट एंड द प्लाज्मा सेल्स। तीसरी सेल के बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं और इस सेल का नाम क्या है? आप क्रम देख लेना, उसमें हो सकता है क्रम आगे पीछे हो जाए, लेकिन 7 सेल के बारे में हम बताएंगे आपको। तो 2 तो यहाँ पर हो गई, जो तीसरी सेल है हम बताने जा रहे हैं इसे। जो तीसरी सेल है, थर्ड टाइप ऑफ सेल, दैट इज मैक्रोफेजेज। थर्ड टाइप ऑफ सेल, तीसरी सेल जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में है, इसका नाम है मैक्रोफेजेज। ये सभी सेल्स के टाइप हैं कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में 7 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड एंड द मैक्रोफेज इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पर मैक्रोफेज का नाम आप समझ लीजिए। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज साइज, मैक्रो माने बड़े आकार की, और फैगी मीन्स होता है, फैगी का मतलब होता है फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स का मतलब ये होता है, हिंदी में इनको कहते हैं भक्षी कोशिकाएं। इनको हम हिंदी में भक्षी कोशिका कहते हैं। भक्षी कोशिका का मतलब ये किसी का भक्षण करने वाली होती हैं, खा जाने वाली होती हैं। जैसे कि शेर हिरण का भक्षण कर लेता, खा जाता है। ठीक है, सेल क्या करता है? ये शेर क्या करता है? किसी का भक्षण कर लेता, उसे निगल जाता, खा जाता है। अब ये जो मैक्रोफेजेज होती हैं, इनको हम फैगी का मतलब फैगोसाइट, ऐसी सेल जो फैगोसाइटोसिस करे, किसी जर्म को खा जाए, उसे निगल जाए, तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर होती है। ये आपकी बॉडी में डिफेंस सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं आपकी बॉडी में? ये डिफेंस सेल्स होती हैं। इनका काम होता है शरीर के अंदर आए हुए जर्म को निगल कर उसे मार डालना। तो क्या होती हैं ये डिफेंस इनका रोल होता है। डिफेंस सेल्स होती हैं, दीज आर द डिफेंस सेल्स। अब डिफेंस किस प्रकार का करती हैं? आपके शरीर की सुरक्षा किस प्रकार करती हैं? ये आपके शरीर की सुरक्षा किस प्रकार करती हैं जो डिफेंस सेल्स हैं? तो कह रहे हैं कि ये शरीर के अंदर आए हुए जर्म्स को खा जाती हैं, एनगल्फ कर लेती हैं, निगल जाती हैं। किसको? जीवाणुओं को और आने वाले अन्य जर्म्स को ये खा जाती हैं। कौन? मैक्रोफेजेज, लार्ज साइज फैगोसाइट्स, बड़े आकार की फैगोसाइट्स होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आए हुए जर्म्स को खा जाती हैं। आपके शरीर के अंदर आए हुए जर्म्स को ये खाकर आपके शरीर की सुरक्षा करने का काम करती हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब ये जो है, इनके बारे में कुछ खास बात ये लिखनी है कि ये जो मैक्रोफेजेज होती हैं, दीज आर मॉडिफाइड, इनका भी मॉडिफिकेशन होता है। दीज आर द मॉडिफाइड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स एक प्रकार की सेल होती हैं
ये आपके ब्लड में पाई जाती हैं। जैसे आपके ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है जिसको मोनोसाइट कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है हम जिसको मोनोसाइट कहते हैं। तो क्या होता है कि ये ब्लड में से ये मोनोसाइट्स निकल कर आपके शरीर के किसी आर्गन में चली जाती हैं। मोनोसाइट्स इमर्ज आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज एंड गो टू अ पर्टिकुलर पार्ट्स और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जैसे मान लो कि ये ब्लड वेसिल है, सपोज दैट कि ये आपकी ब्लड वेसिल है और यहाँ पर ये कौन सी सेल्स हैं? ये मोनोसाइट्स हैं। क्या हैं ये मोनोसाइट्स हैं। अब ये मोनोसाइट्स जो होती हैं ब्लड खून की नली से निकल कर बाहर आ जाती हैं। इस घटना को हम नाम क्या देते हैं? इट इज नोन एज डायापेडेसिस। जब कोई भी सेल आपकी खून की नली से निकलकर बाहर आए, जैसे मान लो कि शेर पिंजड़े में बंधा हुआ है और बाहर बकरी बंधी हुई है और शेर को भूख लगी है, तो शेर पिंजड़ा तोड़कर बाहर निकल आए और बकरी को खा जाए। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार यहाँ पर होता है कि आपकी खून की नली में ये ब्लड सेल मोनोसाइट होती है। ये कौन होती है? मोनोसाइट। जब ये खून की नली से निकलकर बाहर आती है तो इस घटना का नाम क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इमरजेंस ऑफ मोनोसाइट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज आउट, इट इज नोन एज डायापेडेसिस। इस घटना को हम क्या कहते हैं? डायापेडेसिस। अब 1,00,000% का सवाल ये है कि जो मोनोसाइट्स आपके खून की नली के अंदर सर्कुलेट हो रही थी, ये आपकी ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलकर क्यों आती हैं? इनकी ज़रूरत क्या है? ऐसा सवाल अगर बने तो आपको ये समझना चाहिए कि ये तभी होता है जबकि किसी भी प्रकार का उस पर्टिकुलर एरिया में इन्फेक्शन हो गया हो। अगर कोई जर्म एंट्री पा गया है, बैक्टीरिया या फिर अन्य किसी प्रकार का पैथोजन आपके शरीर के अंदर आया है, तो फिर ये खून की नली से बाहर निकलकर उस पर हमला करती हैं और उसे खा जाती हैं। ये आपके पूरे शरीर के अंदर टहलती रहती हैं, जैसे कि रात में सिपाही गश्त लगाता है। सिपाही होता है ना, चौकीदार। ये चौकीदार रात में क्या करता है? गश्त लगाता है, मोहल्ले मोहल्ले में जाता है, सीटी बजाता है, कहता है जागते रहो। तो इसी प्रकार से ये आपकी ब्लड सेल्स जो मोनोसाइट्स होती हैं, यहाँ से बाहर निकल कर जाती हैं, आपके पूरे शरीर के अंदर फैल जाती हैं और आपके शरीर की खबर लेती हैं कि किसी भी एरिया में कहीं पर इन्फेक्शन तो नहीं है। अब ये सेल्स कभी कभी आपकी बॉडी ऑर्गन के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जैसे कि आपके लंग में प्रवेश कर गई, जैसे कि आपके जो है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रवेश कर गई, आपके ब्रेन में प्रवेश कर गई, तो इसी तरीके से आपके लीवर में प्रवेश कर गई। तो ये जो मोनोसाइट्स होती हैं जब किसी भी ऑर्गन विशेष में प्रवेश कर जाती हैं, तभी इनका नाम बदल कर क्या हो जाता है? मैक्रोफेजेज, या फिर इन्हीं को हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टियोसाइट्स। यानी कि खून की नली से निकलकर अगर यह सेल यहाँ से जाकर आपके लीवर में प्रवेश कर गई है। कहाँ प्रवेश कर गई है? आपके लीवर में प्रवेश कर गई है। मान लो ये सपोज दैट ये आपका लीवर है, तो अब आपके लीवर में प्रवेश कर गई है ये सेल सीधे। तो जब ये सेल लीवर में आएगी तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? तब इसका नाम हो जाएगा मैक्रोफेज। और इस मैक्रोफेज को विशेष नाम दिया जाता है, मैक्रोफेज इन लीवर। और इसका नाम हो जाता है कफर सेल, KUPFFER, कफर सेल कहते हैं इनको। अभी हम आपको टेबल बनवा देंगे कि ये मोनोसाइट्स किस ऑर्गन में घुसकर किस नाम से जानी जाती हैं, इनको हम आपको बता देंगे। तो एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि आपके खून की नली से निकल करके ये सेल्स कौन सी घटना के द्वारा, इसको बोलते हैं डायापेडेसिस। क्या कहते हैं? डायापेडेसिस की प्रक्रिया से ये आपके खून की नली से निकलकर ऑर्गन विशेष में चली जाती है। ये ऑर्गन्स कौन से होते हैं? लीवर होता है, आपका लंग होता है, आपका ब्रेन होता है। इस तरीके से ये सेल्स आपके खास वाइटल ऑर्गन्स में प्रवेश करती हैं। ये वाइटल ऑर्गन क्या होते हैं? आपके शरीर के अंदर ऐसे अंग जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिंदा रहने के लिए। ऐसे ऑर्गन्स को वाइटल ऑर्गन कहा जाता है। तो आपका लीवर और लंग, अगर लीवर फेल हो जाए जिंदा रहना संभव नहीं है। अगर आपका लंग काम करना बंद कर दे, जिंदा रहना संभव नहीं है। किडनी काम करना बंद कर दे तो संभव नहीं है। ये सब आपके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं।
इन शरीर के अंगों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर होता है तो फिर आपकी ये जो मैक्रोफेजेज होती हैं ये वहाँ जाती हैं और आए हुए जर्म को खा करके आपके आर्गेन की सुरक्षा करती हैं। अब आप बात को समझ गए होंगे कि जैसे सिपाही पूरे शहर में गश्त लगाता है उसी प्रकार ये मोनोसाइट्स पूरे शहर में गश्त लगाती हैं और जब किसी आर्गेन में घुस जाती हैं तो इनका नाम मैक्रोफेज या इन्हीं को हिस्टियोसाइट कहा जाता है। अब ये जो मैक्रोफेज या हिस्टियोसाइट्स होती हैं वो जिस स्पेसिफिक आर्गेन में होती हैं उसके आधार पर उनका नाम लिखा जाता है। ये आप बात समझ गए होंगे। तो जो हम आपको समझा रहे हैं ज़रा इसे पॉइंट में आप नोट कर लीजिए। जो डायग्राम से बताया है वो क्या बताया है, हमने कहा कि दीज आर मॉडिफाइड मोनोसाइट्स। क्या होती हैं ये मॉडिफाइड मोनोसाइट्स होती हैं, राइट। और क्या है, these emerge out of blood capillaries, blood vessels, and the process of emergence is known as क्या कहते हैं इस घटना को, इट इज़ नोन एज द डायापेडेसिस। तो इस प्रकार से आपके खून की नली में पाई जाने वाली ये मोनोसाइट्स जब यहाँ से निकलकर बाहर आ जाती हैं तो हम इस घटना को डायापेडेसिस कहते हैं। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डायापेडेसिस। डायापेडेसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ इमरजेंस ऑफ ब्लड सेल फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज आउट। खून की नली से निकलकर बाहर आने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज द डायापेडेसिस। बात समझ में आ गई होगी। अब जब ये खून की नली से बाहर आ गई, हाँ जी क्या कह रहे हैं, मोनोसाइट्स MONO जी, देखिए जब हम आपको ब्लड पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी बातें बताएंगे कि ये मोनोसाइट्स बनती कहाँ से हैं। मोनोसाइट्स एक प्रकार की WBCs होती हैं, ध्यान रहे, और WBCs का फॉर्मेशन आपके बोन मैरो में होता है। तो जब हम ब्लड पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि ब्लड की सभी सेल्स कहाँ से बनती हैं और कैसे बनती हैं, इस पर चर्चा वहाँ करेंगे, ठीक है। अभी केवल नाम से जानिए मोनोसाइट्स कैसे बनती हैं, या जब ब्लड पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। समझ में आ गया है, संतुष्ट हो। तो मोनोसाइट्स जो होती हैं बताएंगे, जबकि ब्लड पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये कहाँ से बनती हैं। अभी इतना जानिए कि ये मोनोसाइट्स खून की नली से निकलकर बाहर आएंगी, इस घटना को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज डायापेडेसिस, राइट। अब डायापेडेसिस से निकलकर जब बाहर आती हैं तो इनको देखना ये है कि संक्रमण है कहाँ पर। संक्रमण समझते हैं, इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन है कहाँ पर, जहाँ इन्फेक्शन होगा वहीं पर हमला करेंगी। अगर ये किसी आर्गेन के अंदर चली गई हैं, जैसे लीवर में चली गई हैं, तो इनका एक नया नाम दे दिया जाएगा। अगर ये लंग में गई हैं तो दूसरा नाम दे दिया जाएगा। अगर ये ब्रेन में चली गई हैं तो तीसरा नाम दे दिया जाएगा। इस तरीके से हम आपको टेबल बनाकर बता देंगे कि ये मोनोसाइट्स किस आर्गेन में जाकर किस नाम से जानी जाती हैं। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बोर्ड पर जो लिखा है उसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से। तो कह रहे हैं कि दीज इमर्ज आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द प्रोसेस ऑफ इमरजेंस इज नोन एज डायापेडेसिस। अब डायापेडेसिस की प्रक्रिया में जब ये बाहर आ जाती हैं तो फिर क्या होता है, अब ये चली जाती हैं किसी आर्गेन में। तो आगे एक पॉइंट नोट करेंगे, ये जो मैक्रोफेज हैं, मोनोसाइट्स एंटर कहाँ जाती हैं, द बॉडी ऑर्गेन्स लाइक body organs and known by a specific name, the histiocytes। इनका नाम क्या हो जाता है, हिस्टियोसाइट्स। अब बात समझिए, यहां पर दो टर्म मिल रहा है जानने को आपको, मैक्रोफेज और हिस्टियोसाइट। ये मैक्रोफेज मॉडिफाइड मोनोसाइट्स होती हैं, लेकिन जब किसी आर्गेन में प्रवेश कर जाती हैं तो वहाँ पर इनका नाम क्या होता है, हिस्टियोसाइट्स। और ये हिस्टियोसाइट्स अलग अलग आर्गेन में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं।
टाइप ऑफ हिस्टियोसाइट्स इन डिफरेंट ऑर्गेन्स। इसके लिए आप समझिए, यहां पर लिख लीजिए ऑर्गेन और यहां पर लिख लीजिए हिस्टियोसाइट। ऐसे एक टेबल बना लीजिए। किस ऑर्गेन में मैक्रोफेज या हिस्टियोसाइट का क्या नाम है? देखिए, मैक्रोफेज और हिस्टियोसाइट एक ही हैं और बनी किससे हैं? मोनोसाइट से। जब ऑर्गेन में पहुंचती हैं तो ये हिस्टियोसाइट्स उस ऑर्गेन विशेष में स्पेसिफिक नाम से जानी जाती हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि ये हिस्टियोसाइट्स अगर मान लो कि आपके लीवर में है, सपोज दैट कहाँ पर हैं? इन लीवर, तो लीवर में इनका नाम रखा जाता है क्या? ये बेटा माइक्रोफेज या हिस्टियोसाइट्स अगर आपके लीवर में घुस जाती हैं तो इनका नाम क्या रखा जाता है? लीवर में पाई जाने वाली मैक्रोफेज या हिस्टियोसाइट्स को हम कप्फर सेल के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इनका? कप्फर सेल। अब अगर आपके लीवर में कोई बैक्टीरिया का संक्रमण होता है, माइक्रोब का, तो ये वहाँ जाकर लीवर की सुरक्षा करेंगी और उस जर्म को खा जाएंगी। तो इस तरीके से लीवर में पाई जाने वाली हिस्टियोसाइट्स का नाम क्या है? कप्फर सेल। ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। द हिस्टियोसाइट फाउंड इन लीवर इज नोन एज कप्फर सेल। बात समझ में आ गई? अब चलो दूसरी सेल के बारे में चर्चा करते हैं। ये दूसरा ऑर्गेन कौन है? ये है आपका लंग। क्या नाम है इसका? लंग। अब आपके लंग में पाए जाने वाली जो ये हिस्टियोसाइट्स होती हैं, इनका नाम क्या होता है? तो हम बेटा इनको बोलते हैं डस्ट सेल्स। क्या कहते हैं? दीज आर द डस्ट सेल्स। फेफड़े में सांस जब आप लेते हैं तो धूल के कण के साथ बैक्टीरिया भी अंदर जा सकते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो हवा के साथ, चूंकि हवा में जर्म्स होते हैं, तो ये जर्म्स आपके लीवर के अंदर पहुंच जाते हैं और लीवर के अंदर पहुंच करके वहां पर इनका इलाज हो जाता है। इनको खाने वाली जो सेल्स होती हैं वहां पर, उनको डस्ट सेल कहा जाता है। तो धूल कोशिकाएं इनको कहते हैं, डस्ट सेल कहते हैं। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो तमाम डस्ट पार्टिकल्स ये सब हमारे लंग में जाते हैं। तो लंग में वहाँ पर ये जो डस्ट सेल्स होती हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले जर्म्स को खाकर मार डालती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं और आपके लंग्स की सुरक्षा करती हैं, उसका सिक्योरिटी का ध्यान रखती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। आप बात समझ गए होंगे। तीसरा ऑर्गेन जो हम आपको बता रहे हैं वो है आपका ब्रेन। अब आपके ब्रेन की सुरक्षा करने का काम हम इन्हें बोलते हैं माइक्रोग्लिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोग्लिया। ऐसी सेल्स जो कि हमारे ब्रेन में मॉडिफाइड मोनोसाइट्स होती हैं। हमारे ब्रेन के अंदर जो डिफेंस सेल है उसका नाम क्या है? माइक्रोग्लिया। अर्थात ब्रेन में अगर कोई जर्म प्रवेश करता है तो माइक्रोग्लिया उसे खा करके नष्ट कर देती हैं। बात समझ में आ गई है? नोट कर लीजिए। तो इस तरह से देखा आपने, लीवर में कप्फर सेल है, लंग में डस्ट सेल है, ब्रेन में माइक्रोग्लिया। ऐसे ही क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि लंग में पाए जाने वाले मैक्रोफेज का नाम क्या है। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या बोलेंगे? डस्ट सेल। लीवर में कौन है? कप्फर सेल। ब्रेन में कौन है? ये सब डिफेंस सेल्स होती हैं और हमारे ऑर्गेन की सुरक्षा करती हैं। नेक्स्ट, अगला जो यहाँ पर है वो है थाइमस। क्या नाम है बेटा? थाइमस। नाम थाइमस हैसल ग्रेन्यूल कहा जाता है। हैसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या नाम दिया जाएगा? थाइमस में पाई जाने वाली माइक्रोग्लियल सेल्स को, मोनोसाइट्स, ये मैक्रोफेजेज को, हिस्टियोसाइट्स को हम क्या नाम देते हैं? हैसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं इनको। और एक लास्ट ऑर्गन हम आपको दिखा रहे हैं, आपके स्प्लीन में पाया जाने वाला। स्प्लीन भी आपका बॉडी का पार्ट होता है। स्प्लीन के अंदर जो पाई जाने वाली सेल है हम उसका नाम देते हैं रेटिकुलर सेल्स। क्या नाम देते हैं? रेटिकुलर सेल्स। इस तरह से इस टेबल में कुछ खास प्रकार के ऑर्गेन में उपस्थित जो हिस्टियोसाइट्स हैं वो उन किस नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम क्या है, ये हमने आपको नोट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है। बड़े आकार की होती हैं, शरीर के अंदर पुलिस की तरह से गश्त लगाती हैं, इसलिए इनको हम मैक्रोपोलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसाइट्स ऑफ ब्लड आर नोन एज मैक्रोपोलिसमैन। क्या कहते हैं इनको?
माइक्रो पोलिसमैन कहते हैं इनको। चूंकि ये आपके शरीर के अंदर गश्ती सिपाही की तरह से गश्त लगाती हैं और आपकी सुरक्षा करती हैं और इनका आकार बड़ा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैक्रोफेजेज को हम माइक्रो पोलिसमैन भी कहते हैं। मैक्रोफेजेज मतलब मॉडिफाइड मोनोसाइट्स। आल्सो नोन एज माइक्रो पोलिसमैन कहते हैं इनको, जो कि हमारे शरीर के अंदर बड़े आकार की सेल्स होती है। इसीलिए टर्म लिखा गया मैक्रो। मैक्रो माने बड़े आकार की सेल्स होती हैं और इनका काम पुलिस की तरह से है, इसलिए इनका नाम माइक्रो पोलिसमैन भी है। ये पुलिस की तरह क्यों है? जैसे पुलिस आपकी सुरक्षा करती है, पूछताछ करती है और अगर गलत कोई पाया जाता है तो उसको निपटा भी देती है, तो उसी तरीके से ये ऐसी सेल्स होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी कहीं पर अगर मिलती है तो ये उसे निपटा कर सही कर देती हैं। आप इतनी बात समझ गए होंगे, राइट? ठीक है, तो मैक्रो पोलिसमैन इनको कहा जाता है, राइट। एक क्वेश्चन इनका और पूछा जाएगा कि जो मोनोसाइट्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस का विशेष शेप होता है, आकार होता है। जो मोनोसाइट्स होती हैं इनका न्यूक्लियस किडनी के आकार का होता है, इसलिए बोलते हैं कि रेनिफॉर्म न्यूक्लियस पाया जाता है। सपोज दैट दिस वन द मोनोसाइट, इनके अंदर पाई जाने वाली ये जो इनमें जो न्यूक्लियस होता है दिस वन, तो इसे क्या बोलते हैं? किडनी शेप न्यूक्लियस। And this one is the monocyte. तो monocytes have the kidney shaped nucleus. ऐसे न्यूक्लियस को रेनिफॉर्म न्यूक्लियस भी कहा जाता है। किडनी शेप न्यूक्लियस आल्सो नोन एज रेनिफॉर्म न्यूक्लियस। रेनिफॉर्म न्यूक्लियस कहते हैं इनको। इस तरह से आपके मोनोसाइट्स में किडनी के आकार का न्यूक्लियस होता है, इट इज़ नोन एज रेनिफॉर्म न्यूक्लियस। ये इनकी पहचान है, जहाँ पर भी दिखेंगे किडनी के आकार की न्यूक्लियस होगी। आपके किताब में जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है एनसीईआरटी में, उसमें भी ये सेल्स दिखाई गई हैं और वहाँ पर इनके न्यूक्लियस का आकार भी ऐसे ही दिखाया गया है, किडनी के आकार का, किडनी शेप न्यूक्लियस। बात समझ गए होंगे। इतनी सारी बात हमने आपको मैक्रोफेज के बारे में बता दिया। कई सवाल बनते हैं यहाँ पर। मैक्रोफेजेज क्या हैं? मॉडिफाइड मोनोसाइट हैं। डायापेडेसिस क्या है? मोनोसाइट अगर ब्लड कैपिलरी से निकलकर बाहर आए, इस घटना का नाम क्या है? डायापेडेसिस। क्यों आती है? इसलिए कि शरीर के अंदर अगर कहीं पर कोई इन्फेक्शन है, कोई जर्म है, तो उसको खाकर समाप्त करने के लिए मोनोसाइट्स हमला करते हैं उन पर। ये डिफेंस सेल्स होती हैं। कभी कभी ये कुछ खास आर्गेन में प्रवेश कर जाती हैं। जब ये आर्गेन में पहुंच जाती हैं तो इनका नाम हो जाता है हिस्टियोसाइट्स। और ये हिस्टियोसाइट्स इतने प्रकार की हैं, किस आर्गेन में कौन सी हिस्टियोसाइट पाई जाएगी इसकी चर्चा हमने कर लिया है। हमारे ख्याल से इस पर कोई सवाल आपके मन में नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। एनी डाउट? तो यू कंप्लीट दिस वन, इसको आप कॉपी कर लें और इसके बाद हम अगली सेल के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। अब तक हम आपको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की 3 सेल्स के बारे में हमने अब बता दिया है। अब चौथी सेल का नाम है मास्ट सेल। नेक्स्ट अगली सेल का नाम क्या है? मास्ट सेल्स। ये आप बोर्ड पर जो लिखा है अगर कंप्लीट कर लिए हो तो हम आगे बढ़ें, फिर मास्ट सेल्स के बारे में बताएं क्या होती है। 1 मिनट समय है बेटा, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सवाल इतने सही बनेंगे, इन्हीं का जिक्र किया गया है। ठीक है, इतना आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सवाल घूम के आ जाएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इतने ही आर्गेन के हिस्टियोसाइट्स पूछे जाते हैं। बाकी फिर ये जब ब्लड में रहती तो इनका नाम मोनोसाइट होता है और आर्गेन विशेष में जाती तो हिस्टियोसाइट। और कितने प्रकार की हिस्टियोसाइट है टेबल में जितना लिखा है, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक, और कोई क्वेश्चन? क्या नाम है आपका? नाम बोलिए, क्या नाम है? हाँ, प्रतिमा, प्रतिभा नाम है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? HDDC ये कहाँ पर है? लखनऊ में? अच्छा, कहीं पर है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारी क्लास समझ में आ रही बेटर ना?
ठीक है, चलिए अब अगली सेल की बात करते हैं और इस सेल का नाम है, क्या नाम है बेटा? अगली सेल का नाम हमने आपको मास्ट सेल बताया। बहुत बढ़िया सेल, बहुत अच्छा काम। आओ और ज़रा जाने तो, आपको अपने शरीर के बारे में पढ़ा रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी सेल क्या काम कर रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर, समझना चाहिए इन सब के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं मास्ट सेल के बारे में। मास्ट सेल्स, MAST, मास्ट सेल्स, ठीक है। जैसे आपके ब्लड में बेसोफिल्स पाई जाती हैं, बिल्कुल उनसे मैच करने वाली सेल्स होती हैं, ये मास्ट सेल्स होती हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पाई जाती हैं, ठीक है। मास्ट सेल्स, दीज आर जस्ट लाइक द बेसोफिल्स ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड में पाई जाने वाली जो बेसोफिल्स हैं, बिल्कुल उनकी तरीके का व्यवहार इनका होता है। खून में कई प्रकार की सेल्स होती हैं, RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट होता है, राइट। उनमें से जो WBCs होती हैं, WBCs कई प्रकार की होती, तो एक WBC ये भी है जिनका नाम बेसोफिल्स है। और बेसोफिल्स की तरीके की ये मास्ट सेल्स होती हैं जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पाई जाती हैं। ये जो मास्ट सेल्स होती हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये 3 प्रकार के सेक्रीशंस डिस्चार्ज करती हैं, 3 तरीके का सेक्रीशन निकलता, 3 प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं मास्ट सेल्स से। मैं बता रहा हूँ आपको, सेक्रीट 3 काइंड ऑफ केमिकल्स। ये 3 प्रकार के केमिकल्स डिस्चार्ज करती हैं, और ये जो तीनों केमिकल्स हैं इनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। इनमें से पहला है बेटा हिस्टामिन, क्या नाम है? हिस्टामिन। दूसरे का नाम है सेरोटोनिन, क्या नाम है? सेरोटोनिन। और तीसरे का नाम क्या है? हेपेरिन, क्या नाम है? हेपेरिन। इस तरीके से ये 3 प्रकार के केमिकल्स डिस्चार्ज होते हैं। मास्ट सेल की जिम्मेदारी है क्या काम करना? 3 प्रकार के केमिकल्स को डिस्चार्ज करना। इनके नाम यहाँ पर बोर्ड पर लिखे गए हैं, राइट। ये है आपके सामने लिखे गए हैं। मास्ट सेल से 3 प्रकार के केमिकल्स, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, ये 3 तरह के केमिकल्स निकलते हैं। ये एक एक करके इन केमिकल्स के बारे में बताएंगे, इनका काम क्या है इनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला केमिकल कौन सा है? हिस्टामिन है। क्या नाम है इसका? पहला केमिकल है हिस्टामिन। चलिए पहले इनके बारे में कुछ समझ लीजिए, इसका डिटेल हम आपको लिखा देंगे। आप यूँ समझिए कि कभी कभी जब आपको कहीं चोट लग जाती है तो चोट 2 तरीके की होती है। इधर देखो, चोट 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक चोट ऐसी होती है कि कहीं पर आपको ब्लेड लग जाए और आपका स्किन, आपके टिश्यूज कट जाएं और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगे। ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको कहीं पर ब्लेड लग गया, ऐसी चोट लगी जिसमें खून बह रहा है। और दूसरी चोट ऐसी होती है कि जिसमें खून नहीं बहता है, बढ़ता नहीं, आपको उसको धूस की चोट कहा जाता है। जैसे आपने अपने मम्मी से चॉकलेट मांगा, मम्मी ने चॉकलेट देने से मना कर दिया, अब आपने धड़ाम से दीवार मार दिया, दीवार पर अपना सिर मार दिया कि ठीक हम खोपड़ी फोड़ डालेंगे। अब आपने क्या किया? अपनी खोपड़ी को दीवार पर मार दिया। अब जब खोपड़ी को दीवार पर मार दिया, थोड़ी देर बाद आपकी खोपड़ी पर एक गुंबद बन जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। भक से क्या बन जाता है? एक गोलता टाइप का बन जाता है ना, देहात में गोलता कहते हैं। गुंबद, स्वेलिंग, उभार बन जाता है और ये एरिया रेड हो जाती है और गर्म हो जाती है। इसी को जलन होना कहते हैं, कि कहते हैं घाव में जलन हो रही है, सूजन हो जाती है और पेन होने लगता है। ये जितने भी कारण हैं, ये सारे के सारे पैथोलॉजिकल चेंज हैं। इसलिए हुआ है क्योंकि आपको चोट लगी है और जहाँ चोट लगी है वहाँ टिश्यू डैमेज हुआ है। जो टिश्यू डैमेज होगा उस पर जर्म्स का इन्फेक्शन होगा। जैसे आपकी ये स्किन सामान्य तौर पर हेल्दी है,
अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं है, बैक्टीरिया खूब इससे टकरा रहे हैं, फंजाई खूब आपकी स्किन से टकरा रहे हैं, लेकिन आपकी स्किन में कोई भी जो है डैमेज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पर खरोच लग जाए हल्का सा, और फिर देखिए आप, तो उस वहाँ पर पस बनने लगती है और बैक्टीरिया का संक्रमण स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक आपका टिश्यू डैमेज नहीं है तब तक इन्फेक्शन का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर टिश्यू डैमेज है तो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। बात समझे? अब उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपके शरीर के अंदर तमाम प्रकार की डिवाइसेज होती हैं। उन्हीं में से एक डिवाइस यहाँ पर कौन है? वो आपकी मास्ट सेल है। तो जब कभी आपको चोट लगती है विदाउट ब्लीडिंग, क्या होता है? इंजरी अकर्स विदाउट ब्लीडिंग। अगर ऐसा हो जाए तो विदाउट ब्लीडिंग, तो क्या होगा? इन दैट लोकल एरिया, इन दैट इंजर्ड टिश्यू, कौन सी सेल्स सक्रिय हो जाएंगी? द मास्ट सेल्स जो वहां पर पाई जाती हैं, ये क्या करने लगेंगी? मास्ट सेल्स स्टार्ट रिलीजिंग, क्या निकालती हैं? मास्ट सेल्स स्टार्ट रिलीजिंग द केमिकल नोन एज, क्या होता है इस केमिकल का नाम? नोन एज, इसी को बेटा हम बोलते हैं क्या? इट इज नोन एज द हिस्टामिन। क्या कहते हैं इसको? हम इसे हिस्टामिन कहते हैं। बोर्ड पर जो लिखा है फटाफट लिखिए, समझा तो रहे हैं, उसको कॉपी कर लीजिए। तो कह रहे हैं कि जब आपको किसी एरिया में चोट लग जाए, धूस की चोट लग जाए, परंतु ब्लड नहीं निकल रहा है, तो वहाँ उस इंजर्ड टिश्यू में मास्ट सेल्स एक केमिकल निकालती हैं, उस केमिकल का नाम हिस्टामिन है। ये जो हिस्टामिन यहाँ निकल रहा है, ये हिस्टामिन आपके शरीर के डैमेज्ड टिश्यू को बचाने का काम करता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। बात समझो, ये जो हिस्टामिन निकला है, ये हिस्टामिन आपके शरीर के इंजर्ड टिश्यू को बचाने का काम करता है, उसकी सुरक्षा करता है। ये काम कैसे होता है, ज़रा ध्यान से सुनिए। जो हिस्टामिन है, इसका सबसे पहला कार्य ये है कि जहाँ पर टिश्यू इंजर्ड हुआ है, उस एरिया में जो खून की नली है उसका डायमीटर बढ़ा देते। इंटरनल डायमीटर खून की नली का बढ़ जाता है। कब? हिस्टामिन, मान लो कि यहाँ पर आपको चोट लगी है, तो इस एरिया में जो खून की नली है, इस खून की नली का डायमीटर बढ़ा दिया जाता है। ये काम कौन करता है? ये हिस्टामिन करते हैं। तो इंजर्ड टिश्यू में तुरंत हिस्टामिन रिलीज होंगे और ये हिस्टामिन सबसे पहले खून की नली का इंटरनल डायमीटर बढ़ा देते हैं। इनकी इस प्रक्रिया का, इस एक्ट का नाम होता है वैसोडाइलेशन। क्या नाम होता है? वैसोडाइलेशन होता है। इसको इस तरह से समझिए कि मान लो कि जैसे ये खून की नली है, सपोज दैट ये आपकी खून की नली है और इसका इंटरनल डायमीटर कितना है बेटा? ये है। अब इस पर अगर हिस्टामिन वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा? अगर इस पर हिस्टामिन वर्क करता है तो बेटा ये क्या होगा? ऐसी कंडीशन में इसका इंटरनल डायमीटर बढ़ जाएगा और इतना हो जाएगा। बात को समझो, यानी कि खून की नली जो नैरो थी, अब वो कैसी हो जाएगी? ये वाइड हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। और इसलिए इस हिस्टामिन केमिकल को बोलते हैं कि ये वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। तो हिस्टामिन किस प्रकार काम करता है? हिस्टामिन वर्क्स एज वैसोडाइलेटर। हिस्टामिन वर्क्स एज वैसोडाइलेटर। वर्क्स एज वैसोडाइलेटर। हिस्टामिन वैसोडाइलेटर की तरह वर्क करता है। हिस्टामिन वर्क्स एज वैसोडाइलेटर। अब ये वैसो माने ब्लड वेसिल, डायलेटर माने फैला देना, बढ़ा देता है उसको। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि मास्ट सेल्स स्टार्ट रिलीजिंग द केमिकल नोन एज हिस्टामिन एंड दिस हिस्टामिन वर्क्स एज वैसोडाइलेटर एंड इंक्रीजेज। क्या काम करेगा?
increases the internal diameter of the blood vessels in local area. The blood vessels in the local area, उस एरिया में ब्लड वेसल का डायमीटर क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। इसीलिए हिस्टामिन को हम वैसोडाइलेटर बोलते हैं। वैसो माने होता है ब्लड वेसल्स और डायलेटर मीन्स होता है डायलेट करने वाला, इंटरनल डायमीटर को बड़ा कर देना, फैला देना उसको। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ चोट लगी है, इस एरिया में चोट लगी है परंतु खून नहीं बह रहा, ध्यान रखें, कटा हुआ नहीं है कि ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर हिस्टामिन निकला, उसने खून की नली के डायमीटर को बढ़ा दिया, तो इस पर्टिकुलर एरिया में खून की बहाव इसका जो होगा, जो खून का फ्लो होगा, ब्लड का फ्लो इस एरिया में बढ़ जाएगा और लिक्विड का प्रेशर होने की वजह से इस एरिया में आपकी स्किन ऐसे बल्ज कर जाएगी। इसी को स्वेलिंग कहते हैं। स्वेलिंग कैसे होता है पता चला, कैसे हो रहा है, इस एरिया में खून का बहाव बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा केमिकल काम कर रहा, हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या काम कर रहा, इंटरनल डायमीटर बढ़ा रहा। किसका इंटरनल डायमीटर बढ़ा रहा है, ब्लड वेसल का। इससे क्या हुआ, खून का सर्कुलेशन वहाँ बढ़ गया। इससे क्या हुआ, पहला काम यहाँ पर लिक्विड का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से स्किन पर प्रेशर बनेगा और ये स्किन आपकी उठती हुई चली आएगी ऊपर की तरफ, यहाँ पर इसके नीचे लिक्विड डिपॉजिट होगा। इस घटना को बोलते हैं स्वेलिंग होना। इससे क्या होता है, स्वेलिंग होती है, सबसे पहला काम होता है। दूसरा काम ये होगा कि ब्लड का बहाव जिस एरिया में ज़्यादा होता है वो गर्म होता है। इसको ऐसे समझो, बचपन में एक शरारत की होगी आपने, याद करो कौन सी शरारत, आपने गेटिस रबड़ जो होता है, रबड़ या रस्सी लेकर अपनी उंगली को धागे से कसा होगा खूब कि देखते हैं क्या होता है, किया है कि नहीं किया है। यहाँ पर रबड़ से इसको टाइट कर दिया, अब क्या होगा, आपकी इस उंगली का इधर वाला जो हिस्सा है वो आपके शरीर से संपर्क से कट गया और इस एरिया में ब्लड नहीं आ रहा, क्योंकि आपने क्या किया, धागे से बांध दिया है। अब यहाँ की ब्लड सप्लाई रुक गई, तो इतनी एरिया जो होगी वो ठंडी हो जाएगी, ये गर्म नहीं रहेगी। ये इस गर्मी का कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का फ्लो होता है और ब्लड का फ्लो होने से एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की सप्लाई अच्छी होती है। और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट आपके शरीर की गर्मी के लिए ज़रूरी है। केवल किस में, मैमल्स में और बर्ड में। ये दो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका शरीर गर्म होता है और इस गर्मी का कारण कौन होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, ATP। और ब्लड के यहाँ पर ज़्यादा आने से एक तो सप्लाई ऑक्सीजन की अच्छी होगी, दूसरा क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोज की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होने से यहाँ पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगा और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ज़्यादा बनेगा। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ज़्यादा बनने से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और अगर टेम्परेचर आपके किसी लोकल एरिया का जो इंजर्ड एरिया है वहाँ का टेम्परेचर बढ़े तो इस घटना को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन या जलन होना। कहते हैं कि आँख में जलन हो रही है, स्किन में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है, आपका हिस्टामिन। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, आपका हिस्टामिन जिम्मेदार है, ये बात समझो। तो इसने क्या काम किया, यहाँ पर ब्लड का फ्लो बढ़ा दिया, तो ब्लड का फ्लो जो होगा लोकल एरिया में बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, स्वेलिंग होगी, अकर्स। सबसे पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ दिस एरिया, टेम्परेचर ऑफ दिस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज, ये बढ़ जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है इन्फ्लेमेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। हम इसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक, जहाँ पर हिस्टामिन का सर्कुलेशन बढ़ गया है वहाँ पर इतनी बातें होंगी, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, स्वेलिंग हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी घटना का नाम क्या है, इन्फ्लेमेशन कहते हैं इसको। और क्या होगा, अब स्किन पर चूंकि दबाव बनेगा तो यहाँ पर पेन भी स्टार्ट हो जाएगा, पेन। इतने काम होते हैं। अब आप कहेंगे साहब फिर हिस्टामिन फायदे की बात है या नुकसान की बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका जो हिस्टामिन है ये फायदे का काम कर रहा है या नुकसान का काम कर रहा है।
तो आपको मालूम है कि आपके शरीर के अंदर कोई भी केमिकल जो सामान्य ढंग से निकल रहा है वो नुकसान नहीं करता, ये फायदे का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी कंडीशंस बन रही हैं उसमें से एक जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये बैक्टीरिया के खिलाफ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया या अन्य जर्म अपना परिवार बढ़ाना चाहता है तो नहीं बढ़ा पाएगा, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर उसके लायक नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जर्म का सर्वाइवल यहाँ पर संभव नहीं होगा। ये बात समझिए। तो इन्फ्लेमेशन का मकसद आपको नुकसान पहुँचाना नहीं होता, यद्यपि नुकसान हमें भी होता है। अरे भाई, युद्ध के मैदान में दो योद्धा लड़ रहे हैं तो नुकसान तो होगा दोनों का। तो बैक्टीरिया लड़ रहा है और आपका शरीर लड़ रहा है उससे, तो आपके शरीर को नुकसान तो होगा, लेकिन हम बैक्टीरिया को अंत समय तक मार डालेंगे, उसको सर्वाइव नहीं करने देंगे ताकि हमारा शरीर सुरक्षित रहे। इसलिए आपका जो ये हिस्टामिन रिलीज हो रहा है यहाँ से, ये आपके फायदे का काम कराता है। ठीक बेटा, टाइम ओवर हो रहा है, हिस्टामिन का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसी पोर्शन में हम आपको हिस्टामिन का एलर्जी का रोल समझाएंगे कि आपको एलर्जी कैसे होती है, हिस्टामिन कैसे इसमें इन्वॉल्व है। तो आगे अपने अगले लेक्चर में हम इसी हिस्टामिन से आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे अपने अगले में। हम उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर हमारा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ एनीबडी इज़ न्यू इन दिस क्लास, हु इज़ फर्स्ट टाइम सिटिंग इन माई क्लास, व्हाट इज़ योर नेम बेटा? अच्छा, अभी तुम्हारे से ही बात हो रही थी, गुड। तो तुम तो काफ़ी इंटरेक्शन अच्छा कर रही हो भाई, यू आर गुड स्टूडेंट। ठीक है, आज का लेक्चर समझ में आया मेरा? ठीक है बेटा, कोई सवाल? ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैंने केवल इतनी बात किया है। कल हम अपने इस लेक्चर में, हमारा जो भी अगला लेक्चर होगा उसमें हम हिस्टामिन के बारे में बात करेंगे कि ये एलर्जिकल रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करता है आपकी बॉडी के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।